जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर टॉपिक चल रहा है प्यारे दोस्तों हमारा विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के अंदर हमने कुछ अपनी कंडीशन कंप्लीट कर ली थी। विसर्ग संधि संधि का तीसरा भेद है और इन तीसरे भेद को आज कंप्लीट करके फिर हम लेंगे एक नया टॉपिक। विसर्ग संधि के अंतर्गत जो हम मन शब्द होता है, ये वाला मूल रूप से मन है होता है, जिसका अर्थ चित्त और अंतकरण है। ऐसे ही एक शब्द होता है हमारा यश, एक शब्द होता है प्यार दोस्तों हमारा तप, ये भी हम विसर्ग के साथ में प्रयोग करते हैं। एक शब्द होता है अध, इसका अर्थ नीचे होता है, यहाँ अध का अर्थ आधा नहीं है। एक शब्द होता है हमारा यहाँ पर पे, पे का अर्थ यहाँ पे पानी होता है। इसके बाद एक शब्द होता है हमारा व्यय, व्यय का अर्थ आयु होता है। एक शब्द होता है प्यार दोस्तों हमारा यहाँ पे सत, ठीक है, सत का अर्थ सोना होता है। दूसरा रज है, रज का अर्थ चांदी होता है। और एक होता है तम, तम का अर्थ होता है अंधकार या लोहा, ठीक है जी। अब इन सब के जो विसर्ग है, मन के विसर्ग है, यश के विसर्ग है, तप का विसर्ग है, अध का विसर्ग है, पय का विसर्ग है, व्यय का विसर्ग, व्यय मतलब आयु है, सत का विसर्ग है, रज का विसर्ग है और तम का विसर्ग है। ये सारे विसर्ग बदल जाते हैं हमारे औ में, ठीक है जी। तो फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इन विसर्गों का परिवर्तन औ में होता है, या फिर हम कहेंगे कि ये जो औ है ये इन सब के विसर्ग में परिवर्तित हो जाती है। ये दूसरी कंडीशन के बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हमें प्यार दोस्तों इनको आज देखना है। तो ये क्या है, अगर किसी शब्द में प्रथम शब्द मन, यश, तप, अध, पेय, व्यय, सत, रज, तम आ जाए तो वो विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। कंडीशन नंबर एक, तो कंडीशन नंबर एक हमारी क्या कह रही है, मन के विसर्ग का, मन के विसर्ग का औ में, मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन, मन के विसर्ग का औ में परिवर्तन। ये वाला आपका विसर्ग किस में बदल जाएगा, औ में बदलेगा। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये शब्द क्या हो गया, मनोज शब्द हो गया, मनोविज्ञान शब्द हो गया, मनोज मनोविज्ञान, मनो अनुकूल हो गया जी, मनो अनुकूल, ठीक है जी, मनोदशा हो गया जी, मनोदशा, मनोरमा हो गया। तो ये कैसे बने हैं, अब इनको देखो। यहाँ मूल शब्द क्या था जी, मन विसर्ग जय, संधि विच्छेद कर रहे हैं हम, ठीक है जी। ये शब्द बनने से पहले अपने इस रूप में था, मन और विज्ञान। ये क्या है जी, ये मन और अनुकूल, मन और अनुकूल, ठीक है जी। शुद्ध वर्तनी के रूप में भी पूछ सकता है, संधि में संधि का नाम भी पूछ सकता है, संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, शब्द का अर्थ और मीनिंग भी पूछ सकता है, पर्यायवाची के रूप में या अनेकार्थी के रूप में भी पूछ सकता है। ये मनो और रमा। अब यहाँ पर क्या हुआ जी, यहाँ पर इस विसर्ग का औ में परिवर्तन, ठीक है जी, इस वाले विसर्ग का, यहाँ पे इस औ का विसर्ग में परिवर्तन, यहाँ विसर्ग का औ में परिवर्तन, यहाँ इस वाले औ का विसर्ग में परिवर्तन, यहाँ इस विसर्ग का औ में परिवर्तन। ये हो गई जी आपकी विसर्ग संधि, ठीक है।
ये ध्यान रखना है जी। मन के विसर्ग का अव में परिवर्तन हो गया। अब और दूसरे एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे शब्द आ गया मनोभिलाषा। ये क्या हो गया जी? मनोभिलाषा है। यहाँ पे मनोरंजन है, मनोवर है, मनोवर, ठीक है। मनोस्थिति है, मनोस्थिति, ठीक है, मनोस्थिति। ऐसे ही मनोकामना, मनोकामना। अब इन्हीं में से आएगा, मैं इसलिए लिख भी रहा हूं। अब इनका जब संधि विच्छेद करोगे आप, क्या हो जाएगा? यहाँ पर मन विसर्ग, यहाँ पे होगा मन विसर्ग अभिलाषा, मन की अभिलाषा, चित्त की अभिलाषा। ऐसे ही यहाँ पे मन विसर्ग रंजन, यहाँ पे मन विसर्ग हर, और यहाँ पे मन विसर्ग स्थिति, ठीक है। मन विसर्ग स्थिति, और यहाँ पे मन विसर्ग और कामना। तो यहाँ पर क्या हो गया जी? मन के विसर्ग का अव में परिवर्तन, अव का, यहाँ पे मन के विसर्ग का अव में परिवर्तन, मन के विसर्ग का अव में परिवर्तन, मन के विसर्ग का अव में परिवर्तन क्या हो गया आपका? तो ये क्या हो गया जी? यहाँ पे विसर्ग का अव में, अव का विसर्ग में, विसर्ग का अव में, अव का विसर्ग में परिवर्तन हो गया। ये आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे मन के विसर्ग का अव में, अव देगा, ऊपर वाला देगा तो आप क्या कहोगे? अव का विसर्ग में। और ये देगा कि इससे बताओ कौन सा शब्द बनेगा, तब आप क्या कहोगे? विसर्ग का अव में परिवर्तन होकर शब्द बना। ठीक है। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है जी आपकी? यस के विसर्ग का, यस के विसर्ग का अव में परिवर्तन। अब आप में से कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे? गलती ये करेंगे कि अगर ए और ऊ मिलके अऊ बनेगा तो वो कहलाएगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब जिन्होंने सारी क्लास अटेंड नहीं की है, सीक्वेंस में जो नहीं पढ़ते हैं या पढ़ाई में जिनकी कंटिन्यूटी नहीं है, वो सिलेक्शन नहीं ले पाते, वो पेपर देते रहते हैं बार बार। ये क्यों? क्योंकि वो जाते हैं पेपर में भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? कैमरा गड़बड़ था। आपने कैमरा कर दिया था सीधा? एक बार सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम थी तो अभी पता चला कि आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक बार सारे स्टूडेंट, अगर सब कुछ आपको क्लियर हो, मैं दोबारा से पढ़ा देता हूं कि एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी 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 हाँ, बीच में थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम थी, शायद बच्चों के कमेंट है उस तरह के, टेक्निकल टीम की भी क्लास वो कॉल आई है। तो अब सही है, अगर मेरी आवाज आप प्रॉपर आ रही हो, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। मशीनों में यही होता है जी। शुरू से चलो दोबारा से पढ़ते हैं, कोई नहीं, सॉरी इसके लिए जो प्रॉब्लम आई टेक्निकल, ठीक है, फॉल्ट की वजह से। विसर्ग संधि आज हमें दोस्तों कंप्लीट करनी है, और विसर्ग संधि जो है इसके अंतर्गत एक कंडीशन तो हम अपनी पूरी कर चुके हैं, तो वो जो कंडीशन कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो हमारी ये वाली जिसको हमें पूरा करना, ये है हमारी दूसरी कंडीशन।
इससे पहले एक कंडीशन हमने विसर्ग संधि में आपको कल बताई, वो ये कंडीशन थी, ये तैरने वाला रे, ये वाला आपका विसर्ग, एक तो विसर्ग का परिवर्तन, तैरने वाले रे का परिवर्तन, और तीनों तरह के जो आदेश से होते हैं ये दोस्तों सारे किस में बदल जाते हैं, ये सारे के सारे बदल जाएंगे हमारे विसर्ग में, या फिर विसर्ग इनके स्थान पे बदल जाता है। ये सारे के सारे किस में बदलेंगे, ये बदल जाएंगे विसर्ग में, ये आपको ध्यान रखना है, ये किस में बदल जाएंगे, विसर्ग में। तो विसर्ग के स्थान पे विसर्ग का परिवर्तन, ठीक है, या फिर ये कहेंगे विसर्ग के स्थान पे इन वर्णों का परिवर्तन। इसके एग्जाम्पल हमने सब कल देखे, ठीक है, प्रातः काल, पुनः आगमन, निशुक्ल, इसमें निर्धन, ठीक है, दुर्दशा, दुर्दिन, इसके अंदर निसंदेह, निस्तेज, ठीक है, इसके अंदर दुस्शासन, दुष्चरित्र, इसके अंदर दुष्परिणाम, दुष्कर, ठीक है, निष्फल, निष्काम, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। तो ये वाली जो विसर्ग संधि की पहली कंडीशन है, इसके एग्जाम्पल हम कल ले चुके थे डिटेल में, आज हमें इसके एग्जाम्पल लेने हैं। तो यानी कि अगर किसी शब्द के प्रारंभ में पहला शब्द अगर मन, यश, तप, अद, पे, वे, सत, रज, तम आता है तो वो विसर्ग संधि का निर्माण करेगा। कैसे करेगा ये भी देखो। अब इस विसर्ग का परिवर्तन औ में होता है, इस विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है, औ। अब एक औ आपका ये भी है जी, ये भी देखो आप, ठीक है जी, यहां पर ए और ऊ को मिला के औ बनेगा तो गुण स्वर संधि होगी। कैसे बनेगा, जैसे यहां शब्द आ गया परोपकार, तो ये परोपकार में क्या है जी, पर दूसरे का उपकार भला, तो दूसरे का भला करोगे तो परोपकार क्या लाएगा, यहां पर क्या आ गया, यहां पर ए आ गया, इधर से क्या आ गया, ऊ, ए और ऊ मिलके क्या बन गया आपका, औ बन गया, ए और ऊ मिलके औ बनेगा। तो ये आपको ध्यान, अब जब ए और ऊ मिलके औ बनेगा तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब ए और ऊ मिलके औ बन रहा है, किसमें बनेगा, परोपकार में, मोहोदय में, सर्वोदय में, सूर्योदय में, अरुणोदय में, महोत्सव में, वो सारे के सारे गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। लेकिन आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर हमारा यहाँ पर इस तरीके से ये जो मनोज है, इसमें भी तो औ है, इसमें भी औ है, इसमें भी यहाँ औ है, इसमें भी औ है, इसमें भी औ है, तो ये औ कैसे बना है, ये विसर्ग के स्थान पे आया है, क्योंकि यहाँ ए और ऊ नहीं है, इधर से ऊ नहीं ले सकते, यहां से ए नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ तो लास्ट में विसर्ग है, तो इस विसर्ग का ही परिवर्तन यहाँ पे औ में होगा। ये आपको चीज समझनी है, इस विसर्ग का परिवर्तन इस औ में। मन का अर्थ चित्त, जैसा जन्म लिया, तो जिसने चित्त से जन्म लिया वो क्या कहलाया, मनोज। अब मनोज किसका पर्यायवाची बना, कामदेव का, क्योंकि कामदेव जो रति का पति था, जिसने भगवान शिव ने जिसको तीसरी आंख से भस्म किया था, तो वो कामदेव का जन्म चित्त से हुआ था, अंतकरण से हुआ था। तो एक मन का प्रयोग आप ये करते हो, इस वाले मन का प्रयोग होता है मात्रा की सेंस में, क्वांटिटी, 1 मन चावल, 2 मन प्याज, 6 मन गेहूं, तो गांव में प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अंदर मन का अर्थ, 1 मन मतलब 40 किलो होते हैं, 1 मन में कितने होते हैं, 40 kg, ठीक है, 40 किलो को 1 मन कहते हैं। ये आपको ये वाला मन मूलतः मात्रा के लिए आता है, ये वाला मन जो है वो चित्त के लिए आता है। इस वाले मन का अर्थ क्या है, चित्त है, इस वाले मन का अर्थ क्या है, अंतकरण है, इस वाले मन का अर्थ क्या है, अंतकरण। तो यहाँ चित्त का जो विज्ञान है मनोविज्ञान है, अंतकरण का विज्ञान, मन के जो अनुकूल है मनोनुकूल है, ठीक है, मन की जो दशा है वो मनोदशा है, मन में चित्त में जो रम गया है वो मनोरम है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, इस विसर्ग के स्थान पर औ का परिवर्तन विसर्ग में, औ का परिवर्तन विसर्ग में, विसर्ग के स्थान पे औ। ऐसे इसमें है मनोभिलाषा में, विसर्ग के स्थान पे औ, विसर्ग के स्थान पे औ, ये देगा तब हम कहेंगे औ के स्थान पर विसर्ग, औ के स्थान पर विसर्ग, और विसर्ग के स्थान पे औ होके तब ये शब्द बने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मनोज, मनोविज्ञान, मनोनुकूल, मनोदशा, मनोरमा, मनोभिलाषा, मनोरंजन। ठीक है जी, मन की जो अभिलाषा है वो मनोअभिलाषा है, ठीक है, मनोरंजन, मनोहर, ये सारे के सारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पे, ये आप समझ गए, इसको मैं हटा देता हूं कि अगर ए और ऊ आएगा तो औ, क्योंकि स्वर हुआ ना यहाँ पर, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, तो स्वर संधि है, हम तो विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलो जी, अब इसको समझो जी, इसको समझो। यहाँ पर क्या है, ये क्या कहलाया आपका, ये कहलाया यहाँ पर यशोदा, यशोमती, यशोदा, यशोमती, यशोधरा, यशोधरा, यशोवर्मन, यशोगाथी, यशो, यशोगाथी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है जी आपका, ये है यश और गा है। ये क्या है आपका, यश और मती है। ये क्या है जी आपका, यश और धरा है। ये क्या है जी आपका, यश और वर्मन है। ये क्या है आपका, यश और गाथा है। ये यशोगाथा कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग का औ में परिवर्तन, औ का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग का औ में परिवर्तन, औ का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग का औ में परिवर्तन। यश को देने वाली यशोदा, यश मतलब प्रसिद्धि, ठीक है। यशोमती, यश को देने वाली बुद्धि, ठीक है। यशोधरा, जहां पे प्रसिद्धि हो जिस भूमि की पहचान, धरा मतलब जमीन, वर्मन मतलब निगलना, जो दूसरे के यश को प्रसिद्धि को निगल जाता है। एक राजा का नाम है यशोवर्मन। यशोगाथा, तो विसर्ग का औ में परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे प्यारे दोस्तों, इस वाले विसर्ग का औ में या औ का विसर्ग में परिवर्तन। दो कंडीशन हो गई। अब आ जाते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन क्या है, तप के विसर्ग का औ में, तप के विसर्ग का औ में परिवर्तन। तप के विसर्ग का किस में परिवर्तन है, औ में। ये वाला विसर्ग औ में बदल जाएगा या ये औ विसर्ग में बदल जाएगा। यहाँ पे शब्द लेंगे, तपोवन, तपोभूमि, तपोधन, तपोरथ, तपोगाथा, तपोगामी, तपस्या के लिए जाने वाला। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तप विसर्ग वन, तप विसर्ग भूमि, तप विसर्ग धन, यहाँ पे तप विसर्ग रथ, यहाँ पे तप विसर्ग गाथा, यहाँ पे तप विसर्ग गामी। इसमें क्या होगा, विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में, विसर्ग का औ में, औ का विसर्ग में परिवर्तन। कंडीशन नंबर 4। इसके बाद क्या है जी, अध के विसर्ग का, ये वाला अध के विसर्ग का औ में, औ में परिवर्तन। अध के विसर्ग का औ में परिवर्तन होगा तो ये क्या बनेंगे, यहाँ पे शब्द ले लिया हमने, अधोपतन, अधोगामी, अधोगामी, अधोन्नति, अधोरथ, अधोरथ, अधोलिखित। तो यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पे ये वाला अध विसर्ग और पतन, यहाँ पर ये वाला अध विसर्ग और गामी, यहाँ पे ये वाला अध और उन्नति, यहाँ पर ये वाला अध और रथ,
यहाँ पर ये वाला अद और लिख, यहाँ पर क्या हुआ, विसर्ग का अव में परिवर्तन, अव का विसर्ग में, विसर्ग का अव में, अव का विसर्ग में, विसर्ग का अव में परिवर्तन। अद मतलब नीचे। गलती क्या करोगे, गलती आप करोगे ये वाली। अब इसको देखो, यहाँ पे आपने शब्द ले लिया अधोन्नत, ठीक है जी। अब इसका आप संधि विच्छेद करोगे, अध और उन्नति, ये वाला। अब क्या करेंगे जी, इसमें मान के चलो आपने ये नहीं लिया, उत्तर क्या मिलाओगे, ये अध, ये वाला उन्नति ऑप्शन में होगा और बच्चे इसी को करके आएंगे, जबकि ये गलत है संधि विच्छेद, ये संधि विच्छेद सही है। यहां से क्या लेंगे बच्चे, यहां से लेंगे ए, इधर से लेंगे ऊ, ए और ऊ मिलके बनाएंगे औ, और फिर कहेंगे ये रहा औ। अब इस अर्ध का अर्थ है आधा, तो आधी उन्नति तो होती नहीं, कोई शब्द ही नहीं जो आधी उन्नति को बताता हो। इस वाले अर्थ का अर्थ है नीचे, तो ये क्या है यहाँ, इसका अर्थ है नीचे, तो जो जिसकी उन्नति नीचे की ओर जा रही है वही तो अधो उन्नति है। पुराने शब्दों का जो अर्थ होगा उनसे बनने वाले नए शब्द का अर्थ भी तो वही होता है। हिमालय जो शब्द है, हिम का अर्थ बर्फ है, आल्य का अर्थ घर है, इसलिए हिमालय को बर्फ का घर कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो विसर्ग है इसका अव में परिवर्तन हो, इसका अर्थ नीचे, ये वाला जो अर्ध है इसका अर्थ आधा है, तो आधा उन्नति थोड़ा ही होता है ना, आधी उन्नति होता। तो यहां आपको ये समझना पड़ेगा कि संस्कृत में अर्धवार्षिक परीक्षा हम प्रयोग करते हैं, एक प्यारे दोस्तों हम आधे का प्रयोग अर्ध का प्रयोग करते हैं, ये वाला अर्ध ये हिंदी का, ये तत्सम है, ये इसका तद्भव है, और दूसरा हम अर्ध का प्रयोग करते हैं इस रूप में। तो इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है आधा, तो अर्धवार्षिक परीक्षा आधी परीक्षा, इसमें अर्ध पका, अर्ध जला, अर्ध खिला, ये भी क्या है आधा है, और ये वाला अर्ध क्या है, ये वाला अर्ध है नीचे, ये वाला क्या अर्ध नीचे। तो इस वाले अर्ध का प्रयोग जो विसर्ग के साथ हुआ है ये नीचे है, इसी वजह से यहाँ इन शब्दों के मीनिंग अधोपतन नीचे की ओर पतन, अधोगामी नीचे की ओर जाने वाला, अधोन्नति नीचे की ओर उन्नति, अधोरथ नीचे लगा हुआ, ठीक है। यहाँ अधोलिखित नीचे लिखा गया, अधोलिखित का मतलब जो नीचे लिखा गया है वो। अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए ये तत्सम है तद्भव है, तो ये सारे के सारे शब्द क्या है जी, तत्सम शब्द है, ये सारे के सारे सब तत्सम है, ये सारे के सारे सब तत्सम है, ये सारे के सारे सब तत्सम है। तो मैं केवल एक नहीं करा रहा हूं, संधि आपको 6 टॉपिक तैयार कराती है। संधि क्या कराएगी, एक साथ 6 टॉपिक, तत्सम तद्भव की पहचान कराएगी, शुद्ध वर्तनी की पहचान कराएगी, शुद्ध अशुद्ध शब्द जिसको कहते हैं, पर्यायवाची शब्द शाब्दिक अर्थ की पहचान कराएगी, ठीक है। खुद संधि वाला टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान कराता है, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, ये उपसर्ग ही है संस्कृत का। इस विसर्ग का यहाँ पे परिवर्तन किसमें हो गया, इस विसर्ग का अव में परिवर्तन हो, इसलिए सारे विसर्ग संधि के उदाहरण बने। कितनी कंडीशन हो गई, 4। 5वीं कंडीशन पे आ जाओ। 5वीं कंडीशन क्या है, पे के विसर्ग का अव में परिवर्तन, पे के विसर्ग का अव में परिवर्तन कैसे बनाएंगे, प्योधि प्योद प्योद, यहां पर क्या हो गया, पे विसर्ग धी, यहां पर पे विसर्ग दे, पे विसर्ग दे,
यहाँ पे पे विसर्ग ज। तो यहाँ विसर्ग का औ में परिवर्तन, औ का विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग का औ में परिवर्तन। पे पानी धी धारण करने वाला, इसमें एक आया है धी, एक आया दे, एक आया जे। धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो जो पानी को धारण करेगा वो कहलाएगा समुद्र अर्थात सागर। दे का अर्थ होता है देने वाला, पानी को देने वाला कहलाएगा बादल। जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कहलाएगा कमल। ये कमल का पर्यायवाची है, ये बादल का पर्यायवाची है, ये समुद्र अर्थात सागर का पर्यायवाची है। इसमें धी दे और जय संस्कृत की क्रिया है, ये वर्ण नहीं है, ये वर्णमाला के वर्ण नहीं है, ये संस्कृत की क्रिया है जिसका अर्थ यहाँ धारण करना, देने वाला, जन्म लेने वाला। अगर इसके स्थान पे मैं दा का प्रयोग करता हूं तो देने वाली, यशोदा, यश को देने वाली। तो दा का प्रयोग करूंगा तो क्या कहलाएगा देने वाली। जा का प्रयोग करूंगा जन्म लेने वाली, जन्म लेने वाली। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे ही पंकजा कमलने को कहते हैं, पंकज कमल को कहें। ठीक है, तो ये क्या कहलाए जी आपका विसर्ग संधि। 5 कंडीशन हो गई जी आपकी। अब आ जाओ यहाँ पे 6 कंडीशन। यहाँ क्या है जी, व्योवर्ध, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पर क्या होगा जी, ये वाला व्यय और वर्ध, ये वाला सत और गुण, ये वाला रज और गुण, ये तम और गुण तमोगुण। यहाँ पर क्या है, इस वाले विसर्ग का ये वाला विसर्ग औ में बदल गया, ये वाला औ विसर्ग में बदल गया, ये वाला विसर्ग औ में बदल गया, ये वाला औ विसर्ग, तब जाके शब्द बना। वयोवर्ध व्यय कहते हैं आयु को, जो आयु में बड़ा है वो वयोवर्ध है। सतोगुण जो श्रेष्ठ गुण वाला है, ये इसको सोना कहते हैं। सत रज तम 3 गुण होते हैं सब में, तो 3 गुण होते हैं, त्रिगुण कहा जाता है इनको। क्या बोला जाता है, त्रिगुण। कौन कौन से, सत्व, रज और तम, इससे बना। सत्व साधु सन्यासियों में होते हैं, तपस्वी मुनि जो घर गृहस्थी छोड़ दे, समाज का, राष्ट्र का, जो इंसान का, प्राणियों का भला चाहे, अपना स्वार्थ पूरा ना करता हो, मोह माया से दूर हो, ना धन को इकट्ठा किया हो। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो BMW से साधु सन्यासी घूम रहे हैं, ना मैं आसाराम की बात कर रहा हूं, ना राम रहीम की, ना मैं रामपाल की बात कर रहा हूं। जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, ठीक है, और आशीर्वाद देते हैं, वहीं से चमत्कार करते हैं, मैं बिल्कुल भी उनकी बात नहीं करूं, क्योंकि उनमें ना कोई साधु है, ना संत है, ना महात्मा है, ना वो ऋषि है, ना मुनि है। हाँ, आप में से कोई हो सकता है, ठीक है, ये जरूर है, आप में से कोई साधु सन्यासी साध्वी जरूर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अब तक आपने किसी का बुरा नहीं चाहा है, किसी का बुरा किया भी नहीं, उन वे कर चुके हैं। ठीक है, धन के लोलुप हैं, पैसों के इकट्ठा कर रहे हैं, दान दक्षिणा के लिए प्रेशर डालते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में फिर बड़े बड़े ताम झाम से घूमते हैं। आजकल सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, और सोशल मीडिया का प्रभाव जो पढ़े लिखे बेवकूफ है उन पे खूब पड़ रहा है। तो यहाँ सत्व, रज और तम, तम अंधकार, तम क्या है, अंधकार है। तो यानी कि जो दूसरे का नुकसान भी चाहता है, बुरा भी चाहता है, दूसरे का ले लेके रख भी लेता है, वो तमोगुणी होता है। आवश्यकता पड़ने पे दूसरे की मदद कर भी दे, मदद ले भी ले, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो रज कहलाता है। और ये क्या कहलाते हैं, आपके सत्व। तो हर इंसान के अंदर ये 3 गुण होते हैं। तो किसी में इसकी अधिकता है तो वो अच्छा आदमी है, किसी में इसी की अधिकता है, किसी में इसकी। तो बुरा आदमी कौन है, जो तमोगुणी है।
वो बुरा आदमी है, राक्षस प्रवृत्ति का है। रजोगुणी जो राजसिक प्रवृत्ति का है, जो सब्सिडी भी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, ठीक है, फ्री में वजीफा भी चाहिए, फीस भी चाहिए, वो सब रजोगुणी। आवश्यकता पड़ने पे दूसरे को दे भी दे, ले भी ले, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो इसी वजह से यहाँ सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी शब्द बना है। तो ये क्या है, वृद्धि सॉरी विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी बात। मैंने आपको यही बताया था। देखो हम यहाँ तक पहुंच गए, ये है। मैंने आपको इसके भी एग्जाम्पल कर दी, इसके भी हो गए, तप के भी हो गए, अध के भी हो गए, पय के भी हो गए, व्यय के भी हो गए, सत के भी हो गए, रज के भी हो गए और तम के भी हो गए। ये सब क्या हो गया, विसर्ग संधि। क्लियर है। विसर्ग संधि की लास्ट कंडीशन है जी, विसर्ग संधि की लास्ट कंडीशन है 60। ये वाले ये करनी है आपको, निरोग, नीरज, नीरव, नीरस। इसमें संधि बतानी है जी कौन सी है। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद नी और रोग, बिना रोग। यहाँ पे नी और रज, बिना रज के, बिना धूल के। नी और रव, बिना रवा। यहाँ पे नी और रस, बिना रस। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद में रे, यहाँ पे भी विसर्ग है, विसर्ग के बाद में रे, विसर्ग, विसर्ग के बाद में रे, यहाँ पे भी विसर्ग, विसर्ग के बाद में रे। तो जब दोनों में से कोई एक विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि तो होगी। जब विसर्ग का किसी वर्ण में परिवर्तन होगा, वर्ण का विसर्ग में होगा, वो भी विसर्ग संधि होगी। अब इसमें आपको एक नियम बनाना है। नियम क्या है, नियम आपका ये है, मैंने पहले एग्जाम्पल दिए इन दोनों में मैंने आगमन विधि का प्रयोग किया। इससे पहले मैं किसका प्रयोग कर रहा था, निगमन का, डिडक्टिव इन डिडक्टिव मेथड। ठीक है जी। यहाँ पहले नियम बताया गया कि ये वाला विसर्ग औ में बदलेगा, औ इस वाले विसर्ग में बदल जाएगा। फिर उसके एग्जाम्पल देके उसको प्रूफ किया गया। तो 5 कंडीशन तक मैंने निगमन विधि का प्रयोग किया। फिर बाद की 2 कंडीशन में पहले एग्जाम्पल, उसके बाद में नियम। क्या कि विसर्ग का औ में, विसर्ग का औ में, विसर्ग का औ में। यहां नियम क्या बनेगा, यदि, ध्यान से सुनना, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद रे या, यदि विसर्ग के बाद रे या रे से बना, यदि विसर्ग के बाद रे या रे से बना, रे से बना शब्द आए, यदि विसर्ग के बाद रे या रे से बना शब्द आए, यदि विसर्ग के बाद रे या रे से बना शब्द आए, तो नी के हर्षव ई के स्थान पर, नी के हर्ष ई के स्थान पर दीर्घ ई तो हो जाता है। अब आपसे पूछेगा कि शुद्ध वर्तनी बताओ। एक दे दिया आपको ये जो किताबों में दिया है, और एक दे दिया आपको ये वाला। तो आप में से ज्यादातर बच्चे जब ऑप्शन में दोनों होंगे तो इसको करके आएंगे, जो कि ये गलत है और ये वाला आपका सही है, और इस नियम की वजह से ये गलत है। यदि विसर्ग के बाद रे या रे से बना शब्द आए, विसर्ग के बाद रे से बना शब्द रोग, रज, रव, रस आ गया, ठीक है जी। विसर्ग के बाद रे आ रहे हैं, तो इस वाले छोटे ई का, ये जो छोटा ई है, इसका परिवर्तन बढ़े, इस छोटे ई का परिवर्तन बड़े ई में, इस छोटे ई का परिवर्तन बढ़े, इस छोटे ई का परिवर्तन बड़े ई में, इस छोटे ई का परिवर्तन। तो ये सारी की सारी क्या है, शुद्ध वर्तनी। ये क्या है, शुद्ध वर्तनी।
तो वर्तनी की पहचान किससे होगी? संधि से होगी। शब्दों का मीनिंग किससे पता चलेगा? संधि से। नी मतलब बिना, जो बिना रोग का निरोग, नीरज बिना धूल के, नीरव बिना रवा हुआ, बिना इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। नीरस जहां रस नहीं है, जहां आनंद नहीं है। बात समझ में आई? अब कुछ बच्चे गलती कहां करते हैं, अब इसके दो मीनिंग है, एक तो बिना धूल के हो गया, अनेकार्थी शब्द है, और एक नीर पानी और जय जन्म लेने वाला। अगर वो नीरज में उपसर्ग पूछ रहा है तो नी उपसर्ग है, ठीक है जी, यहाँ पे नी और रज से मिलके बना है। लेकिन मैं अगर इसमें उपसर्ग नहीं मानता, यहाँ पे शब्द ले लिया मैंने नीरज, तो ये जो नीर है ये पानी है, जय जन्म लेने वाला, और पानी में जन्म लेने वाला होता है कमल, अनेकार्थी शब्द है। तो ये बिना धूल के लिए भी प्रयोग करते हैं और कमल के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब नीर पानी हो गया, जय जन्म लेने वाला हो गया। बात समझ में आई? और जब मैं इसमें नी उपसर्ग मानता हूं तो रज मूल शब्द होगा। तो कुछ शब्द ऐसे भी है, उनको कहीं से भी अलग करे फिर भी वो अर्थ देते हैं। तो ये हो गया जी आज चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह, देखो मैंने अपनी क्लासेस शुरू की थी वर्णमाला से, वर्णमाला की 5 क्लासें आपको मिली डेमो के रूप में, ठीक है। 5 उसके अलग अलग सेक्शन थे, वर्ण के भेद, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण विन्यास, हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का स्थान, और पर्यटन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो 5 अलग अलग सेक्शन के अंदर मैंने वर्णमाला को कंप्लीट किया, जो डेमो क्लास के रूप में आपके बैच में वो क्लासें आपको प्रोवाइड कराई गई। अगर वर्णमाला की क्लास आपके बैच में नहीं है, शो नहीं हो रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, मैं वे अपलोड करा दूंगा। वो तो थी आपकी डेमो क्लास जो हमेशा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिलती है, कई बार मैं वो लाइव दे देता हूं। पहला चैप्टर आपका वर्णमाला था जो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर आपका संधि था जो कंप्लीट हो चुका। अब बारी आती है उसी ग्रुप में, हाँ जो भी डाउट है आप पूछिए। सोनम जी जो भी डाउट है वर्णमाला में हो या संधि में हो, इसका जो भी डाउट है वो सब डाउट अपना क्लियर कीजिए, ठीक है जी। चलो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मनीषा में दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। अब हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप है ये ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 के अंतर हम एक टॉपिक वर्णमाला, दूसरा टॉपिक संधि, ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तीसरा टॉपिक जो कल पढ़ेंगे वो है उपसर्ग, और चौथा टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे प्रत्यय, और तब सीख पाएंगे हम वर्तनी को। इस सीक्वेंस में हमें चलना है। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे ये समझ में नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ोगे ये समझ में, ये नहीं पढ़ोगे ये समझ में, ये नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं। वर्तनी के क्वेश्चन आप तब सही करोगे जब आपको मात्राओं का ज्ञान हो, वर्णों का ज्ञान हो, संधि का ज्ञान हो, उपसर्ग का ज्ञान हो, प्रत्यय का ज्ञान। वर्तनी का फिर जिंदगी में कोई क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा आपका। ये सीक्वेंस बनाओगे, ऐसे नहीं जो किताबों में दिया है कहीं से कुछ भी पढ़ लो, बात बनेगी नहीं। भाई आपने संज्ञा पढ़ लिया, संज्ञा के बाद पढ़ लिया आपने अव्यय निपात, कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में कभी भी सिलेबस पूरा, ठीक है जी। मजा आ गया? चलो जी जी जी, हाँ इसमें कोई संदेह नहीं, दुनिया के सारे शब्दों में संदेह नहीं होती है अनमोल जी। वर्णों का मेल होना चाहिए, वर्णों का परिवर्तन होना चाहिए, वर्णों में विकार होने चाहिए, एक वर्ण के स्थान पे दूसरा वर्ण आना चाहिए। इसमें क्या करोगे आप? तो पहले ये तो देखोगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गलती क्या करोगे इसी से समझ लो। जैसे मैंने कहा यहां पर, एक मैंने ले लिया मनमोहन शब्द, अब आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें संधि बताओ कौन सी है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, या व्यंजन संधि है। बहुत सारे बच्चे जो लॉजिकली चीजों को सीखते नहीं हैं, जो रट्टा मारते हैं, ठीक, और उसी पुराने ट्रेंड से पढ़ते हैं जिससे पढ़ते आए हैं, वो इसमें क्या बताएंगे विसर्ग संधि। वो क्या करेंगे इसका संधि विच्छेद, वो इसमें संधि विच्छेद करेंगे। मन और मोहन, सर ने कहा था जहां भी पहले मन दिखाई दे वो विसर्ग संधि है। सर ने यह भी कहा था कि ए और ऊ को मिलके अगर औ बनेगा तो वो गुण संधि कहलाएगा। सर ने यह भी कहा था
अगर यहां पर मन के साथ विसर्ग आएगा तो इस विसर्ग का परिवर्तन अव में हो जाएगा। यहां इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं, यहां इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं, तो यहां पे वर्णों का मेल हुआ ही नहीं, ना तो यहां विसर्ग है भाई। यहां पर ये क्या है आपका, ये मन है, ये मोहन है। अब इसमें से मैंने क्या लिया ए, इसमें से क्या लिया मैं, तो ये तो क्या बना रहा है, ये तो अम बना रहा है, यहां अम भी नहीं है कहीं, तो इसका मतलब इसमें कोई संधि नहीं है, समास का उदाहरण है। यहां दो शब्दों का योग हुआ, वर्णों का मेल नहीं हुआ है, न तो यहां इन वर्णों का मेल हुआ, ना यहां इनका हुआ, ना यहां इनका हुआ। तो जब शब्दों का मेल होगा तो समास बनेगा, संधि थोड़ी बना दोगे आप। ठीक है जी, क्लियर। अब मैथ का सिलेबस का मैं यहां क्या करूंगा भाई, एक से एक पागल बताओ, फिर मैं कहूंगा आप बुरा मानोगे, मुंह फुला के बैठोगे, सर मैथ का सिलेबस। तो हिंदी के टीचर को मैथ से क्या मतलब है, मुझे तो पता भी नहीं आपको मैथ कौन पढ़ा रहे हैं। ये और कमेंट किए जा रहा है, किए जा रहे हैं, मतलब पेट में दर्द है, ठीक है, और सट्टी पट्टी बांध ली आपने सिर में तो इलाज हो जाएगा आपका। आपका आंखों में दर्द है तो आंख के डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, या फिर पेट वाले के पास चले जाओगे कि मेरी आंखों में दर्द है, पेट ठीक कर दो। एक से एक मूर्ख आदमी। हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी वाले टीचर से हिंदी के बारे में पूछोगे, सर मैथ का सिलेबस। अच्छा मैं मैथ पढ़ाने लगूंगा, अरे सर जी आप तो धरती के सबसे बड़े विद्वान हो गए, आप हिंदी भी पढ़ाते हो, आप मैथ भी पढ़ाते हो। तो आप सही जगह क्वेश्चंस करो, ठीक है। मैनेजमेंट टीम के पास फोन करो, उनसे पूछो मैथ के सिलेबस के बारे में, या मैथ के टीचर से पूछो, ठीक है ग्रोवर जी। हाँ चलो, कोई और डाउट किसी का? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल का टॉपिक है जी ये वाला, ठीक है। कल ये कंप्लीट हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा रोज। अब क्या है, ये दो बड़े टॉपिक थे, ये दो बड़े टॉपिक थे। अब जितने भी टॉपिक हैं रोज एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट होगा आपका, ठीक है जी। अब ध्यान ये रखना है, जब आप एक ही कमेंट को 3 से ज्यादा बार करते हो तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। मैंने आज तक किसी की करवाई नहीं है, सारे टीचर करवाते हैं, लेकिन मैं जिसकी आईडी ब्लॉक करवा दूंगा उसकी खुलेगी भी नहीं जिंदगी भर, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आगे से इस तरह की हरकत नहीं करोगे, ठीक है। एक ही कमेंट को एक बार करना। मैथ के सिलेबस के बारे में यहाँ हिंदी का टीचर नहीं बताएगा, मैथ का टीचर बताएगा। जब आप मैथ की क्लास अटेंड करते हो तो आप मैथ के टीचर से बात करो। अगर मेरी क्लास में एक ही कमेंट को ज्यादा आप करोगे, आपका नंबर यहाँ आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका जो आईडी है अंकुश जी, वो 49093116 है, मुझे याद होगी। मैं चाहूं तो 2 सेकंड मुझे लगेगी आईडी ब्लॉक करने में, और फिर आप हिंदी के भी ज्ञाता बन जाओगे और मैथ के भी बन जाओगे, क्योंकि फिर आपकी क्लास होगी नहीं, सारी हट जाएगी। आईडी ब्लॉक आपका प्लान आएगा, कुछ नहीं आएगा लिखा, और फिर कूदते रहना, सर जी प्लीज, सॉरी सर जी, ठीक है सर जी रिक्वेस्ट करता हूँ जी आईडी मेरी खुलवा दो सर जी। तो इसलिए आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, यहाँ आप समझदार हो। अगर आपके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति है तो आपका सिलेक्शन अभी होना नहीं है। 2029 की तैयारी कर रहे हो आप, ऐसा मत किया, क्योंकि ये जो आपके लक्षण है ना, ये बिल्कुल नहीं बताते कि आप एक मैच्योर पर्सन हो या आप पढ़ने वाले हो। क्योंकि एज के साथ हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, बोलने के तरीके में, लहजे में, उठने में, बैठने में, जो संबंध बनाते हैं उनमें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से हम चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, दोबारा से फिर मिलते हैं उपसर्ग वाले टॉपिक के साथ, वो भी कल वाली क्लास में। धन्यवाद।